Hello, students. My name is Aksha Avasthi. I'm going to take class for pharmaceutical chemistry, D Form first year, and my topic is limit test. ठीक है, तो अभी लिमिट टेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानना है कि लिमिट टेस्ट क्यों फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं, क्यों इन्हें हमें पढ़ना है। तो लिमिट टेस्ट नाम से ही पता है, सीमा निर्धारित ऐसे परीक्षण जिनसे किसी तत्व किसी एलिमेंट की सीमा निर्धारित की जाए, चाहे वो मेडिसिन में हो चाहे खाने की चीजों में हो। ठीक है, तो इसलिए लिमिट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हमारे सारे केमिकल कंपाउंड से ही मेडिसिन बनते हैं। यदि उनमें किसी भी मेटालिक एलिमेंट्स की अधिकता हो जाएगी तो हमें फायदे के साथ साथ हमारे लिए इंजूरियस होंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, कैंसेरियस होंगी, कैंसर प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए लिमिट टेस्ट किए जाते हैं। तो हम लिमिट टेस्ट में तो बहुत सारे लिमिट टेस्ट हैं बच्चों आपके, जिसमें आपका जो पहला लिमिट टेस्ट आपका रहेगा कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पहला लिमिट टेस्ट आपका कि आर्सेनिक है। ठीक है, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है जिसका प्रिंसिपल है, देखिए मे बी आप ये मेरी स्लाइड रीड कर पा रहे होंगे। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट जिसमें कि आपने जानना है कि प्रिंसिपल क्या है। आर्सेनिक एक एलिमेंट है, यदि इसकी अधिकता किसी भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट में अधिक हो जाए, जिसे पेशेंट या हम कोई भी ह्यूमन बींग्स इनटेक करने वाले हैं और उसमें आर्सेनिक का अमाउंट ज्यादा है, तो वो चीज क्या होगी, ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल होगी, डेंजरस होगी, क्योंकि वो कैंसर कॉज कर सकती है। तो अब प्रिंसिपल हम पढ़ने जा रहे हैं आर्सेनिक का। Limit test of arsenic based on the reaction of arsenic gas with hydrogen ion to form yellow stain on mercury chloride paper in presence of reducing agent like potassium iodide. It is also called a Gudget test and requires special apparatus. ठीक है, तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक किस बात पे बेस्ड कर रही है, किस रिएक्शन पे, आर्सेनिक गैस की रिएक्शन पे। और किससे रिएक्शन हो, हाइड्रोजन आयन से। आर्सेनिक गैस का रिएक्शन किससे हो रहा है, हाइड्रोजन आयन से, और उस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या हो रहा है, येलो स्टेन मिल रहा है, पीले रंग का धब्बा मिल रहा है, स्टेन मिल रहा है। और ये येलो स्टेन किस पे मिल रहा है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे मिल रहा है। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे येलो स्टेन आती है, किस लिए आती है, आर्सेनिक गैस की रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयन से होती है तब ये येलो स्टेन आता है। तो और ये चीज कब होती है, ये येलो स्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे तब आएगा इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब उस रिएक्शन को कराने के लिए, किस रिएक्शन को, आर्सीन गैस, मतलब आपकी ये जो आर्सीन गैस है, ठीक है, आर्सीन गैस की रिएक्शन को कराने के लिए, किससे, हाइड्रोजन से कराने के लिए आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड। और रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों आप सब जानते होंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं आपके क्या करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो ऐसे एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड जो है आपका, इसकी प्रेजेंस में आर्सीन क्या कहते हैं, रिएक्शन कराई जाती है आर्सेनिक गैस और हाइड्रोजन आयन के बीच में, जिससे कि आपको येलो स्टेन प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है ये येलो स्टेन, मर्क्यूरी क्लोराइड पे। येलो स्टेन का मतलब पीले कलर का धब्बा या दाग। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि आर्सेनिक गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन आयन से कराई पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे हमें येलो स्टेन आया। ठीक है, तो सिंपल ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब ये रिएक्शन कराने के लिए आपके जितने भी लिमिट टेस्ट हैं वो सारे नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मोस्टली नेस्लर सिलेंडर, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें हमें सिर्फ प्रेसिपिटेशन देखनी होती है, प्रेसिपिटेट जो बने हुए होते हैं, टर्बिडिटी वगैरह, और या कलर देखना होता है। बट इसमें क्या होता है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में हमें टर्बिडिटी और कलर नहीं देखना होता है, हमें मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे येलो स्टेन देखना होता है। तो इसलिए उसके लिए एक नया अपरेटस, इसे विशेष प्रकार का अपरेटस यूज किया जाता है, जिसे गुडजेट अपरेटस कहते हैं। ठीक है, और इसलिए इस टेस्ट को, मतलब आर्सेनिक के टेस्ट का दूसरा नाम गुडजेट टेस्ट भी है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को हम गुडजेट टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल जहां तक मैंने आप सभी को समझा दिया। तो आर्सेनिक
present as arsenic acid in the sample is reduced to arsenious acid by reducing agent like potassium iodide, stannous acid, zinc hydrochloric acid. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आर्सेनिक है किसके अंदर, प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस होके वो क्या बना देगी, आर्सेनियस एसिड बना देगी. तो आर्सेनिक एसिड का आर्सेनियस एसिड में परिवर्तित होने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगे, और वो कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, पोटेशियम आयोडाइड है, स्टेनस एसिड है, जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो इन चारों एलिमेंट्स की मौजूदगी में आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में परिवर्तित होता है, ठीक है. और फिर ये आर्सेनियस एसिड फर्दर रिड्यूस होकर आर्सेन गैस में परिवर्तित होता है, ठीक है. और कैसे होता है कि आर्सेनियस एसिड फर्दर रिड्यूस टू आर्सेन गैस बाई हाइड्रोजन आयन की वजह से, एंड रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर. और जब वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करेगा, कौन, ये आर्सेन गैस, ठीक है. तो ये किसमें, वो क्या बनाएगा, एक येलो स्टेन का, येलो कलर के धब्बे का निर्माण करेगा, किस पे, मर्क्यूरी क्लोराइड पे. तो ये जितनी बातें यहाँ थ्योरी में लिखी हैं इसको हम रिएक्शन से समझा रहे हैं कि H3ASO4 ये आर्सेनिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है. जब इसका हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन होता है रिड्यूस करने के लिए, तो ये क्या बनाता है, H3ASO3 आर्सेनियस एसिड बनाता है, ठीक है. और ये स्टेनस आयन है आपका, हाइड्रोजन आयन. तो इन दोनों की रिएक्शन से आर्सेनिक एसिड किस में परिवर्तित होता है, आपका यहाँ पे O4 था देखिए, और यहाँ पे O3 हो गया. H3ASO4 से वो H3ASO3 हुआ, तो आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में परिवर्तित हो गया, ठीक है. अब ये आर्सेनियस एसिड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये किस में परिवर्तित होता है, आर्सीन में, और साथ ही साथ तीन मोल वाटर भी बना देता है, 3 मॉलिक्यूल वाटर भी बना देता है. फिर जो हमारा प्रिंसिपल है जो हमने ऊपर पढ़ा है कि आपकी जो आर्सीन गैस है, ठीक है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे रिएक्शन करती है, तभी तो येलो स्टेन आता है. तो HgCl2 क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड है वो पेपर, ठीक है. तो इससे ये रिएक्शन करती है जिससे कि येलो या ब्राउन स्टेन बनता है, HgAsH2 प्लस 2 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl, ठीक है. तो ये जो हमने यहाँ पढ़ा, एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज करती हूँ कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एसिड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस. आर्सेनिक गैस का रिएक्शन, ठीक है, आर्सेनिक गैस का जो रिएक्शन है किससे हो, मतलब लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, ठीक है. आर्सेन गैस का रिएक्शन हो, रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आर्सेनिक गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्शन करती है और उस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे येलो स्टेन आता है. तो दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ठीक. तो ये हो गया. फिर बोल रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीजें आप चाहें तो आप अपने एग्जाम में सिर्फ प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिख सकते हैं. ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पे इसलिए दी गई है कि यदि 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन चीजों को हल कर सकें, इसलिए यहाँ पे ये नोट पॉइंट भी दिया गया है, ठीक है. तो नोट पॉइंट में ये बोल रहा है कि आर्सेनिक प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल. आर्सेनिक एसिड के रूप में, जैसे जिस भी सैंपल का हमें परीक्षण करना है तो आर्सेनिक किस रूप में उसमें पाया जाएगा, आर्सेनिक एसिड के रूप में, H3ASO4 के रूप में पाया जाएगा. फिर ये रिड्यूस होगा क्योंकि ये स्टेनस हाइड्रोजन से जो रिएक्शन करता है, तो ये रिड्यूस होगा किसमें, आर्सेनियस एसिड में, ठीक है. ASO4 था, H3ASO4 से H3ASO3 हो गया, मतलब आर्सेनिक एसिड किस में परिवर्तित हो गया, आर्सेनियस एसिड में परिवर्तित हो गया. फिर बोल रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस, ये सब यहाँ पे इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में परिवर्तित हुआ था. फिर आर्सेनियस एसिड इज फर्दर रिड्यूस, अभी भी ये रिड्यूस होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए रिएक्शन के लिए, आर्सेन गैस चाहिए. तो ये आर्सेनियस एसिड जो है H3SO3 H3OSA3 फिर से रिड्यूस्ड हो रहा है और आर्सेन गैस बना रहा है. यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि आर्सेनियस एसिड फर्दर रिड्यूस टू आर्सेन गैस बाय हाइड्रोजन एंड रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर. तो आर्सेनियस एसिड
3s2 की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर आर्सीन में परिवर्तित हुआ और फिर ये आर्सीन इसने किससे रिएक्शन करी, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से, ठीक है, HgCl2 से, और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्शन करके इसने क्या बनाया, येलो स्टेन बनाया, ठीक है, येलो या ब्राउन स्टेन, पीला या भूरा धब्बा बनाया, किस पे, मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर पे। आगे आप और समझेंगे अच्छे से। अब बोल रहा है द डेप्थ ऑफ द येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल। जो येलो स्टेन की डेप्थ होगी, गहराई होगा, उसका गहरा या हल्का रंग, इस बात पे निर्भर करेगा, मर्क्यूरी क्लोराइड पे जो धब्बा आएगा येलो कलर का या ब्राउन कलर का, वो इस बात पे निर्भर होगी उसकी गहराई या उसका हल्कापन कि कितनी मात्रा में आर्सेनिक उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। यदि ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक प्रेजेंट है तो उसका धब्बा ज्यादा गहरा होगा, अगर कम मात्रा में प्रेजेंट है तो धब्बा कैसा होगा, हल्का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे जानेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है, हम प्रिंसिपल की बात कर चुके हैं, प्रिंसिपल के बाद अब हम आएंगे रीजंस पे। आखिर स्टेनस क्लोराइड क्यों मिलाया जाता है। स्टेनस क्लोराइड बच्चों ये देखिए H2SNO2, ये स्टेनस क्लोराइड है, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड इज यूज फॉर कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सीन। स्टेनस क्लोराइड इसलिए प्रयोग किया जाता है कि अच्छे प्रकार से इवोल्यूशन निकल सके गैस के फॉर्म में आर्सीन, इसलिए स्टेनस क्लोराइड इसमें मिलाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बात कर रहे हैं रीजन में कि जिंक, पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनस क्लोराइड क्यों इसमें यूज किए जाते हैं। वो इसलिए यूज किए जाते हैं कि वो रिड्यूस कर सके किसको, आर्सेनिक को, आर्सेनियस एसिड को आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस एसिड में, आर्सेनियस एसिड को आर्सीन में। तो रिड्यूस करने के लिए इन सब एलिमेंट्स की जरूरत है, जिंक की, पोटेशियम आयोडाइड की, स्टेनस क्लोराइड की, क्योंकि जब तक आर्सेनिक एसिड आर्सीन में नहीं परिवर्तित होगा तब तक वो HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा और येलो स्टेन नहीं प्राप्त होगा, और जब तक येलो स्टेन प्राप्त नहीं होगा आपका लिमिट टेस्ट का परीक्षण कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जिंक, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब की जो है क्या कहते हैं, नीड पड़ती है रिड्यूस कराने के लिए, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्यों यूज किया जाता है इसमें, सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए। किस सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए, यही सैंपल में ये सब ऐड करेंगे, आप प्रोसीजर में अभी देखेंगे तो, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन को एसिडिक बनाता है कि जिससे और सिर्फ मर्क्यूरी क्लोराइड और आर्सीन के बीच में रिएक्शन हो और किसी तरह की रिएक्शन वहां पे पॉसिबल ना हो सके, ठीक है। फिर आया लेड एसीटेट प्लेजर, ये अभी आप देखेंगे लेड एसीटेट प्लेजर क्या है। प्लेजर क्या है, वो पेपर जो लगता है मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर या लेड एसीटेट का, वो क्यों लगता है, ठीक है। इसलिए यूज टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड विच मे बी इव्यूड अलोंग विद आर्सीन। आर्सीन अकेले बह के ऊपर जाए, उसके साथ हाइड्रोजन ना जाए, है ना। उस हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप करने के लिए लेड एसीटेट का प्लेजर या भीगी रुई, जो लेड से भीगी हुई रुई असेंबली में लगाई जाती है। अभी आप जब असेंबली देखेंगे ना तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि लेड एसीटेट प्लेजर कहाँ लगा है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर कहाँ लगा है, या आप जो है असेंबली में देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको रीजन पता चला कि स्टेनस क्लोराइड क्यों यूज किया जाता है कि आर्सीन अच्छी तरीके से गैस के रूप में निकल सके। जिंक, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड क्यों यूज किए जाते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों यूज की जाती है कि जिससे आपका सोल्यूशन एसिडिक रह सके और आर्सीन और मर्क्यूरी क्लोराइड के बीच में रिएक्शन अच्छे से हो सके। लेड एसीटेट प्लेजर क्यों यूज की जाती है कि आर्सीन गैस अकेले ट्रेवल करके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के पास जाए, उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड ना जाए, ठीक है। तो ये सारे रीजन आपके हो गए कि अगर 1 नंबर में आता है क्वेश्चन तो आप इनसे इन्हें टिक कर पाएंगे, सही हल कर पाएंगे, ठीक है। अब आया प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, क्योंकि हमें अब बनाना वो टेस्ट परफॉर्म करना है। 2 गुडजेट अपरेटस होंगे, एक में टेस्ट सैंपल होगा, एक में स्टैंडर्ड सैंपल होगा। तो स्टैंडर्ड सैंपल को बनाने के लिए क्या होगा कि स्टैंडर्ड वो सोल्यूशन होता है जिसका हमें अमाउंट, मात्रा सब कुछ ज्ञात होती है पहले से, और टेस्ट वो होता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि उसमें कितना आर्सीन है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम खुद बनाएंगे जिसमें आर्सीन की मात्रा हमें पता है।
तो वे एक्यूरेटली 0.132 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इन 100 ml सोल्यूशन। 100 ml पानी में आपको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कितने ग्राम में लेनी है? 0.132 ग्राम। ठीक है, फ्रॉम दिस, अब ये जो 100 ml का सोल्यूशन बन गया है, इससे 1 ml उठाना है। ठीक है, एंड उसे डाइल्यूट करना है फिर 100 ml वाटर में। दिस इज टेकन एज ए सोल्यूशन टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड स्टेन। तो इस प्रकार से आर्सेनिक का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया। अब हमें रिएक्शंस देखनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जहां पे हम असेंबली के बारे में बात करते हैं बच्चों। असेंबली में देखो क्या होता है कि देखिए ये रबर बंग है। ठीक है, रबर बंग के बीच में जो सफेद पट्टी दिख रही है आपको बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ कलर से। देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? ये देखिए क्लोराइड पेपर है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। पूरा नाम यहाँ पे नहीं है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये क्लिप है। ये क्लिप क्या कर रही है? इस रबर बंग को वहां पे टिकाए हुए है, जिससे कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर उसके बीच में टिका रहे। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि 200 mm की ग्लास ट्यूब है इसमें। ठीक है, मिलीमीटर की ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, ये इसमें इस असेंबली में लगी हुई है, सेट है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे आपका सैंपल है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह का सेम अपरेटस टेस्ट के लिए भी होगा, स्टैंडर्ड के लिए भी होगा। तो इसमें सैंपल है जिसमें आर्सेनिक उपस्थित है। ठीक है, और ये देखो इसमें 2 mm डायमीटर का होल है। तो इस होल से जो रिएक्शन होकर गैस जाती है इस क्या कहते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर प्रवेश करती है, और प्रवेश करके ये ऊपर जाती रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए येलो कलर का ये जो है ये कॉटन प्लग मॉइस्चर्ड विद लेड एसीटेट सोल्यूशन। अभी पीछे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? ये पढ़ा था कि लेड एसीटेट प्लेजर या पेपर क्यों यूज किया जाता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड उसी लेड एसीटेट प्लेजर से फंस जाए, उसी में ट्रैप हो जाए, ऊपर ना जाए। ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं आपका 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि ये कॉटन प्लग क्यों लगाया जाता है लेड एसीटेट से भीगा हुआ, कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वो ट्रैप कर ले। नहीं तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपके आर्सेन गैस के साथ ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाएगी तो किससे रिएक्शन करने लगेगी? इस क्लोराइड पेपर से। तो रिएक्शन हमारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने प्रिंसिपल में क्या पढ़ा है? हमने अपने प्रिंसिपल में पढ़ा है कि रिएक्शन भाई सिर्फ आर्सेन और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के बीच में होगी, और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का कहीं नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप किया गया बच्चों। ठीक है, तो लेड एसीटेट से भीगी हुई रुई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप कर लेती है, और फिर अकेले आर्सेन गैस ऊपर जाती है और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्शन करती है। तो ये अपरेटस हो गया। यदि आप ये अपरेटस बना देंगे बच्चों तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आए हम नेक्स्ट स्लाइड पे, कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कहा नहीं था कि क्या कहते हैं 2 असेंबली होती हैं, ये तो एक असेंबली मैंने शो कर दी। इसी तरह की 2 असेंबली लगेंगी। एक में इधर जो है टेस्ट सैंपल भरा रहेगा, ठीक है, और एक में स्टैंडर्ड भरा रहेगा। कहाँ भरा रहेगा? यहाँ इस क्या कहते हैं आपके यहाँ पे इस असेंबली के अंदर जो है आपका मर्क्यूरी क्लोराइड आर्सेनिक का कंपाउंड उपस्थित होगा, और जिसकी हमें रिएक्शन देखनी है आगे जाके। तो अब देखते हैं यहाँ पे टेस्ट और स्टैंडर्ड है। टेस्ट सैंपल वो सैंपल है जिसमें हमें आर्सेनिक का अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, टेस्ट सैंपल वो सैंपल है जिसमें हमें आर्सेनिक का अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, और स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड में बच्चों पहले से नोन अमाउंट रहता है, किसका? आर्सेनिक का। ठीक है, और फिर इस टेस्ट की और इस स्टैंडर्ड की तुलना करते हैं उसके येलो स्टेन के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट है कि टेस्ट में टेक 5 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन along with 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 5 ml सोल्यूशन है जिसमें कि आर्सेनिक है और इम्प्योरिटी के रूप में, और 50 ml वाटर है। इन दोनों को मिक्स करेंगे
और मिक्स करके ट्रांसफर करेंगे वाइड माउथेड बॉटल, ऐसी बॉटल जिसका मुंह चौड़ा हो। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में 5 ml लेते हैं आर्सेनिक स्टैंडर्ड का और 50 ml वाटर में उसे मिलाते हैं और फिर उसे ट्रांसफर करते हैं वाइड माउथेड बॉटल में। ठीक है, फिर अब दूसरा पॉइंट, इतना काम हो गया, सैंपल को ले लिया, 50 ml वाटर के साथ बॉटल में डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों में सेम स्टेप है, 10-10 ml स्टेनस एसिड मिलाना है आपको। ठीक है, इस सैंपल के अंदर। ठीक है, अब फिर 10-10 ml स्टेनस एसिड मिलाने के बाद तीसरा स्टेप है कि 5 ml पोटेशियम आयोडाइड मिलाइए, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, 5 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड फॉलोड बाई 10 ग्राम ऑफ जिंक डस्ट। मतलब फॉलोड बाई का मतलब ये है कि पहले ये मिलाओ पोटेशियम आयोडाइड, उसके पीछे 10 ग्राम जिंक डस्ट मिलाओ, और ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो ये स्टेप दोनों जगह सेम है, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी। चौथा देखिए पॉइंट, प्लेस द कॉर्क इमीडिएटली ओवर द बॉटल। ये है कॉर्क आपकी, देखो ये रबर बंद की कॉर्क है, ये तुरंत उसमें प्लेस कर देना है। बोल रहा है प्लेस द कॉर्क इमीडिएटली ओवर द बॉटल विद अटैचमेंट एंड प्लेस द बॉटल इन ए वाटर बाथ। ठीक है, फिर उस बॉटल को एक वाटर बाथ में भी रखना है कि रिएक्शन हीट होने की वजह से कि टेम्परेचर मेंटेन रहे 40 डिग्री तक। ठीक है, तो ये सेम जो है यहाँ पे स्टेप, स्टैंडर्ड में भी यही सेम स्टेप है। पांचवा देखिए पॉइंट है कि अलाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर 40 मिनट। जैसे आप खाना पकाते हैं कुकर में, सब कुछ डाल दिया तो फिर सीटी का इंतजार करते हैं ना, चाहे वो आधे घंटे में चाहे 1 घंटे में। तो सेम यहाँ पे कि 5 ml टेस्ट सोल्यूशन था, उसमें 50 ml पानी मिलाया गया, फिर 10 ml स्टेनस एसिड मिलाया गया, फिर 5 ml पोटेशियम आयोडाइड, 10 ग्राम जिंक डस्ट, फिर उसे उसमें कॉर्क लगा के बॉटल को वाटर बाथ में रख दिया कि जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे, और फिर 40 मिनट के लिए छोड़ दिया कि अब रिएक्शन हो सके। दे सेम, फिर आखिरी स्टेप जो है अब जो है ना रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो आर्सेन गैस है वो बन जाएगी और वो पहुंच के मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्शन करेगी। तो 40 मिनट के अंदर ये सब हो जाएगा। तो जब मर्क्यूरी क्लोराइड पे आर्सेन के रिएक्शन से क्या आता है, पीला धब्बा बनता है, येलो स्टेन आता है। ठीक है, तो आप कंपेयर द स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विद द स्टैंडर्ड। अब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जो स्टेन आया है येलो कलर का, उसकी तुलना स्टैंडर्ड से करते हैं। कंपेयर द स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विद टेस्ट। तो ये काहे इस धब्बे की तुलना करते हैं स्टैंडर्ड और टेस्ट के बीच में, कि इसमें ये पता चल सके कि कौन सा धब्बा ज्यादा गहरा है। ज्यादा गहरा धब्बा सदैव स्टैंडर्ड का आना चाहिए, तभी जो है आपका वो टेस्ट सैंपल जिसको आप दवा के रूप में प्रयोग करने वाले वो पास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो हमेशा टेस्ट सैंपल का येलो स्टेन लाइट होना चाहिए स्टैंडर्ड के येलो स्टेन से। ठीक है, तो ये बात जहां तक बच्चों आप समझ चुके होंगे, तो आपका आर्सेनिक का प्रैक्टिकल मतलब ये लिमिट टेस्ट खत्म हो गया। मैं एक बार दोबारा बाद में कभी रिवीजन करा दूंगी, अभी आपके लिए आर्सेनिक हो गया। अब हम हैवी मेटल्स पे आते हैं। ठीक है, हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट, ये दूसरा लिमिट टेस्ट है बच्चों आपके सिलेबस के अनुसार, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैवी मेटल लिमिट टेस्ट में क्या है, इसका भी वही प्रिंसिपल आएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है आपका लिमिट टेस्ट, तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल और प्रोसीजर ही लिखना है। और यदि असेंबली आप बनाना चाहते हैं आर्सेनिक में तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए हैवी मेटल की बात करते हैं हम, उसके लिमिट टेस्ट की। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक इम्प्योरिटी विद हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, कि हैवी मेटल की रिएक्शन इस बात पे निर्भर करती है कि मेटेलिक इम्प्योरिटी जो होती है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक इम्प्योरिटी मतलब जो भी मेटेलिक इम्प्योरिटी, जो भी लव तत्व या मेटेलिक इम्प्योरिटीज आपके सैंपल में उपस्थित होंगी, उनकी अभिक्रिया, उनकी रिएक्शन किससे होगी,
हाइड्रोजन सल्फाइड से होगी, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड से जब ये रिएक्शन होगी मेटालिक इम्प्योरिटी की, तो वो एनवायरमेंट कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो इस स्थिति में जब मेटालिक इम्प्योरिटी हाइड्रोजन सल्फाइड से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करती है तो कैसा कलर आता है बच्चों, ब्राउनिश कलर आता है, ठीक है। जैसे हम आर्सेनिक में येलो कलर की बात कर रहे थे, तो हैवी मेटल में हमें सदैव ब्राउन कलर मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका एक लाइन में खत्म हो गया कि मेटालिक इम्प्योरिटी की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से हुई एसिडिक मीडियम में, जिसकी वजह से भूरा रंग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ हैवी मेटल लिमिट टेस्ट, ठीक है। मेटल दैट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, अब हैवी मेटल लिमिट टेस्ट को कौन लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कौन कौन से मेटल हैवी मेटल लिमिट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वो है, कौन सा एलिमेंट है, पहला लेड है, मरकरी है, बिस्मथ है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टिन है, कैडमियम है, सिल्वर है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है। तो ये सारे जो हैं आपके, ठीक है, लेड, मरकरी, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टिन, कैडमियम, ठीक है, ये सारे आपके जो है सिल्वर, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये वो तत्व हैं जो कि हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट के प्रति प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मतलब ये मेटालिक इम्प्योरिटी हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके ब्राउन कलर पैदा कर सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। तो आपका ये प्रिंसिपल हो गया बच्चों। अब बोल रहा है कि द मेटालिक इम्प्योरिटी इन द सब्सटेंस आर एक्सप्रेस्ड एज पार्ट ऑफ लेड पर मिलियन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो जो मेटालिक इम्प्योरिटी होती है उनकी यूनिट क्या होती है, कैसे उन्हें शो किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन के रूप में। तो यूजुअल लिमिट क्या होती है इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार, जो हमारे फार्मेसी की रामायण है उसके अनुसार 20 ppm होना चाहिए, ठीक है। जो इम्प्योरिटी है, यहाँ पे लेड की बात की गई मुख्य रूप से, वैसे तो ये सारे तत्व हैं, सबकी बात नहीं की गई है। तो लेड के रूप में अगर बात की जाए बच्चों, तो लेड कितना होना चाहिए इम्प्योरिटी के रूप में, 20 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आया आपका प्रोसीजर। तो ये बात हो गई आपकी कि लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल किस रिएक्शन पे बेस करता है। वो रिएक्शन है कि जब मेटालिक इम्प्योरिटी रिएक्ट करें हाइड्रोजन सल्फाइड से एसिडिक मीडियम में और ब्राउन कलर बनाए, तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल लिमिट टेस्ट। और इसके लिए इस लिमिट टेस्ट को प्रतिक्रिया देने वाले ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेड, मरकरी, बिस्मथ एक्सेट्रा, ठीक है। और मेटालिक इम्प्योरिटी सदैव जो है किस रूप में शो होती है, पार्ट्स पर मिलियन के रूप में शो होती हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार लेड जो होता है 20 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आया प्रोसीजर। द इंडियन फार्माकोपिया हैड अडॉप्टेड 3 मेथड्स फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। 3 मेथड है हैवी मेटल को परफॉर्म करने के। तो ये क्यों है बच्चों, 3 मेथड क्यों है, क्योंकि हर तरह के सिचुएशन से, हर तरह की परिस्थिति के सोल्यूशन के अनुसार ये तीनों मेथड बने। अब देखिए पहला मेथड क्या कह रहा है, यूज फॉर द सब्सटेंस विच गिव्स क्लियर कलरलेस सोल्यूशन अंडर स्पेसिफिक। तो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनसे क्लियर, एकदम साफ कलरलेस सोल्यूशन बनता हो। ऐसे सब्सटेंस जो क्लियर कलरलेस सोल्यूशन का निर्माण करते हैं, जिनसे क्लियर कलरलेस सोल्यूशन बनता है, यदि उनके अंदर हमें हैवी मेटल की इम्प्योरिटी चेक करनी हो तो हमें मेथड 1 पे जाना होगा, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो क्लियर कलरलेस सोल्यूशन देते हैं उनका लिमिट टेस्ट करना हो तो हमें मेथड 1 पे जाना है। तो वो क्या क्या है बच्चों, देखिए पहला स्टेप, इसमें भी 2 सैंपल होंगे, एक टेस्ट होगा एक स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। एक ऐसा टेस्ट सैंपल जिसमें हमें हैवी मेटल की कितनी मात्रा है पता नहीं है, ठीक है। और एक क्या कहते हैं, एक ऐसा टेस्ट सैंपल, एक ऐसा सैंपल जो स्टैंडर्ड कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें नोन अमाउंट ऑफ आपका हैवी मेटल उपस्थित है, ठीक है। तो हम स्टेप पे जाते हैं, थ्योरी पे क्या कह रही है ये लाइन। टेस्ट सैंपल में जो सोल्यूशन होता है वो प्रिपेयर्ड होता है एज पर द मोनोग्राफ, ठीक है। मोनोग्राफ क्या होता है, जहां पे किसी भी एलिमेंट की पूरी लिखित जानकारी उपस्थित होती है, उसे मोनोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन प्रिपेयर्ड कैसे होता है, मोनोग्राफ के अनुसार, कि हैवी मेटल के मोनोग्राफ के अनुसार
वो प्रिपेयर्ड होगा, तो जिसमें 25 ml लिया जाएगा सोल्यूशन का। और वो मतलब यहाँ पे इस मोनोग्राफ में ये नहीं बता रहे हैं कि सोल्यूशन कैसे बनाए, इन्होंने सिंपली कहा कि सोल्यूशन को आप मोनोग्राफ देख के बना लीजिए, हैवी मेटल के सोल्यूशन को, ठीक है। और फिर 25 ml उसमें से लेके नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। ये प्रक्रिया इन्होंने बताई। या सीधे आप ऐसे कर सकते हैं कि टेस्ट सैंपल का 25 ml आपने लिया और नेस्लर सिलेंडर में डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह स्टैंडर्ड में 2 ml लिया स्टैंडर्ड लेड का सोल्यूशन, ठीक है। कितना ml? 2 ml। और फिर उसे 25 ml पानी से डाइल्यूट कर दिया और फिर किसमें डाला? नेस्लर सिलेंडर में उसे ट्रांसफर कर दिया, स्टैंडर्ड को भी। 2 ml स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन को 25 ml पानी में डाइल्यूट करके फिर नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, हमें क्या करना है? टेस्ट और स्टैंडर्ड कंपाउंड दोनों की पीएच मेंटेन करनी है। एडजस्ट द पीएच बिटवीन 3 to 4, 3 से 4 पीएच होना चाहिए। और 3 से 4 पीएच समझ रहे हैं आप कि वो एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 पीएच हो और जिसमें कि क्या पड़ा हुआ हो। कैसे वो 3 से 4 पीएच मेंटेन होगा? बाई एडिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन, ठीक। हम पीएच को 3 से 4 कैसे मेंटेन करेंगे? एक्सक्यूज मी बच्चों, जब पीएच हम तभी 3 से 4 सैंपल का मेंटेन कर पाएंगे जब उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन डाला जाए। ये सेम प्रोसीजर आपके स्टैंडर्ड के साथ भी होगा। स्टैंडर्ड सैंपल का भी पीएच आपको 3 to 4 रखना है और 3 to 4 रखने के लिए पीएच को यहां पे भी आपको सेम करना है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड और आपको डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन वहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप उस पीएच को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीएच मेंटेन हो गया, सोल्यूशन बन गया था, पीएच मेंटेन हो गया। अब फिर से पीएच मेंटेन के बाद फिर से 35 ml वाटर डालना है उस नेस्लर सिलेंडर में टेस्ट के, और फिर इसमें भी स्टैंडर्ड में भी 35 ml डालना है। फिर ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी डालनी है, क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ही यही था कि मेटालिक इंप्योरिटी की रिएक्शन किससे होगी? हाइड्रोजन सल्फाइड से होगी, देखिए प्रिंसिपल में। तो इसीलिए एकदम ताजा ताजा हाइड्रोजन सल्फाइड बना के उस सैंपल में डाल दिया गया। और ये सेम चीज दोनों जगह की गई, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी। अब हाइड्रोजन सल्फाइड पड़ गया, फिर से उसमें वाटर डाल रहे हैं 50 ml, टेस्ट में भी डाल रहे हैं और स्टैंडर्ड में भी डाल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम मेकअप कर दिया। अब ये चीज हो गई, तो अब दोनों टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों को 5 मिनट के लिए उसे छोड़ दिया जा रहा है कि वो रिएक्शन जो है 5 मिनट के लिए वो रिएक्शन कर सके, तो उसे स्थिर करके रख दिया जा रहा है। तो अब मेटालिक इंप्योरिटी हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में रिएक्शन करेंगे 5 मिनट के अंदर। तो जब रिएक्शन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि व्यू डाउनवर्ड ओवर ए वाइट सरफेस। तो उस नेस्लर सिलेंडर को किसी सफेद सतह के ऊपर रख के चेक करना है। क्या चेक करना है? कलर चेक करना है। क्या ऊपर पढ़े थे कि मेटालिक इंप्योरिटी जब रिएक्शन करेगी बच्चों, मेटालिक इंप्योरिटी किससे रिएक्शन करेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड से। और क्या बनेगा? ब्राउन कलर। तो यहाँ व्हाइट सरफेस पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें ब्राउन कलर मिल रहा है कि नहीं? ब्राउन कलर मिलना चाहिए ना हमें यहाँ पे। तो वो ब्राउन कलर देखने के लिए क्या कहते हैं, आपको व्हाइट सरफेस के ऊपर नेस्लर सिलेंडर को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैं कह रही हूँ कि टेस्ट सैंपल का ब्राउन कलर, यहाँ ये ब्राउन कलर जो है लेस आना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड का ब्राउन कलर मोर आना चाहिए, है ना। टेस्ट की तुलना में मोर रहेगा, लेकिन ये जो टेस्ट का ब्राउन कलर होगा वो लेस होगा, ठीक है। वो लेस इसलिए रहेगा, यदि वो अधिक हो गया, टेस्ट का ब्राउन कलर ज्यादा हो गया, तो आपका टेस्ट सैंपल फेल हो जाएगा। वो दवा में प्रयुक्त करने योग्य नहीं रहेगा, वो दवा के रूप में यूज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद बच्चों हम इस पे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। जैसे यहाँ पे ये लिख सकते थे कि व्हाइट सरफेस पे इन्हें क्या दिखाई दिया, लेकिन ये हम अलग से स्लाइड में आपको बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या आया। मेथड 1 को देख के हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या दिखा हमें। द कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है।
जो कलर प्रोड्यूस हुआ है बच्चों किसमें, सैंपल सोल्यूशन में। सैंपल सोल्यूशन का मतलब टेस्ट, ठीक है। टेस्ट में जो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो शुड नॉट बी ग्रेटर, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड से, ठीक है। इफ कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूशन इज लेस, अगर सैंपल सोल्यूशन एंड टेस्ट सोल्यूशन का जो कलर होगा वो क्या होगा, लेस होगा, तब किससे लेस होगा, स्टैंडर्ड से लेस होगा, तभी आपका सैंपल पास होगा। किसे पास कर सकेगा, हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट को, समझे। और यदि टेस्ट सैंपल का कलर ज्यादा डार्क हुआ तो आपका वो लिमिट टेस्ट, वो सैंपल फेल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दोनों बातें हो गई बेटा, कि आपके लिमिट टेस्ट के बारे में भी हो गया, हैवी मेटल के पहले मेथड के बारे में। अब हैवी मेटल के दूसरे मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेथड 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मेथड 2 किस तरह के एलिमेंट्स के लिए प्रयोग किया गया, यूज फॉर द सब्सटेंस विच डू नॉट गिव क्लियर कलरलेस सोल्यूशन। मेथड 1 क्लियर कलरलेस सोल्यूशन में पाए जाने वाली मेटेलिक इंप्योरिटी को चेक करता था, लेकिन ये ऐसे सब्सटेंस की इंप्योरिटी को चेक करता है मेथड 2 जो क्लियर कलरलेस सोल्यूशन नहीं दे सकते। ऐसे सब्सटेंस की मेटेलिक इंप्योरिटी को चेक करने के लिए मेथड 2 बना। अब देखिए मेथड 2 में क्या क्या होता है, कैसे करते हैं। यहाँ पे वे करते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सब्सटेंस को, तौल लेते हैं एक विशेष मात्रा टेस्ट सब्सटेंस की, फिर उसे मॉइस्चर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मॉइस्चर करना मतलब उसे भिगोना, किससे भिगोना, सल्फ्यूरिक एसिड से, किसे, टेस्ट सब्सटेंस को। और फिर उसे एंड इग्नाइट, अब उस टेस्ट सब्सटेंस को आप मतलब फ्लेम दे रहे हैं, उसे जला रहे हैं ऑन ए लो फ्लेम, ठीक है, हल्की आंच पे, टिल कंप्लीटली चैर्ड, जब तक कि वो पूरी तरह से जल ना जाए। जब चैर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से जल जाना। कौन चैर्ड हो जाए, टेस्ट सब्सटेंस हो जाए, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड में क्या था, भीगा हुआ था, उसको लो फ्लेम में इग्नाइट करके चैर्ड किया गया। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या किया, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हीट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसी में कुछ ड्रॉप नाइट्रिक एसिड का भी डाला गया और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। फिर अगली चीज क्या की, अब 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के बाद ठंडा ही करना पड़ेगा, अलाउ टू कूल। और कूल करने के बाद उसमें 4 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया, ठीक है। ठंडा करने के बाद HCl डाला गया। HCl डालने के बाद एंड इवापोरेट टू ड्राइनेस, 4 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद उसे ड्राइनेस के लिए रख देते हैं कि वो सूखता रहे। फिर उसके बाद अगला स्टेप, मॉइस्चर द रेजिड्यू, इवापोरेट कर रहे हैं हल्की आंच में कि वो ड्राई हो। तो फिर ड्राई होने के बाद जो उसमें अवक्षेप बचा, जो प्रेसिपिटेट बचा, उसे क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर कर रहे हैं उस रेजिड्यू को। किससे मॉइस्चर कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। और कितने देर के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक। फिर ये करने के बाद आप उसी सैंपल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अमोनिया से, अमोनिया सोल्यूशन से, और उसे एस्टिक एंड मेक जस्ट एसिड विद एस्टिक एसिड, और उसको एसिडिक भी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, एस्टिक एसिड CH3COH मिला के। समझ रहे हो पूरी बात, कि टेस्ट सब्सटेंस लिया, टेस्ट सब्सटेंस को भिगोया, मॉइस्चर किया सल्फ्यूरिक एसिड से, फिर उसे जलाया, इग्नाइट किया लो फ्लेम पे और पूरी तरह से जला दिया। फिर उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप नाइट्रिक एसिड डाली उस सैंपल में, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, फिर उसे ठंडा किया। ठंडा करने के बाद फिर 4 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर इवापोरेट किया, वाष्पीकृत किया कि वो सूख जाए, और उसके बाद फिर से उसे भिगोया, उस रेजिड्यू को, जो रेजिड्यू बचा सूखने के बाद, वाष्पन होने के बाद, और उसमें 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये रिएक्शन हुई। फिर उसके बाद उस सैंपल को न्यूट्रलाइज किया अमोनिया से, और उसे एसिडिक बनाया, किसकी मदद से, एस्टिक एसिड की मदद से। तो इतना आपका फर्स्ट स्टेप था। क्लियर कलरलेस सोल्यूशन जो ना दें ऐसे एलिमेंट, ऐसे हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट, जो एलिमेंट क्लियर कलरलेस सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये स्टेप यूज होगा, मेथड 2। फिर स्टैंडर्ड में सिंपल है कि 2 ml स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन ले लेते हैं और उसको 25 ml वाटर में मिला देते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला स्टेप आया, अब सैंपल बन चुका है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो। अगला स्टेप है कि पीएच मेंटेन करना है। कैसे करना है, 3 to 4 करना है, फिल्टर इफ नेसेसरी। 3 से 4 पीएच आप मेंटेन करेंगे, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं,
ठीक है। पीएच मेंटेन करने के बाद आप उसे छान भी सकते हैं, उस सैंपल को फिल्टर कर सकते हैं यदि नेसेसरी हो तो। और यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी पीएच मेंटेन करें 3 से 4। पीएच मेंटेन करने के लिए एसिटिक एसिड, भाई एसिडिक पीएच चाहिए तो एसिडिक चीज ही तो मिलानी पड़ेगी, तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाल दिया या डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन डाल दिया। अब आया, अब ये सैंपल को फिर से उसमें 35 ml पानी डाल दिया गया, ठीक है। वॉल्यूम उसका फिर से जो है उसे डाइल्यूट कर दिया गया 35 ml पानी से, ठीक है। किसको, टेस्ट सैंपल को। और ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड में नहीं डाला गया, स्टैंडर्ड में भी 35 ml पानी आपका जो है डाल दिया गया। अगला स्टेप, एड फ्रेशली प्रिपेयर्ड 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन तो होनी ही होनी है मेटालिक इम्प्योरिटी की, तो फिर से ताजा 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट में भी डाला गया बच्चों, और आपके स्टैंडर्ड में भी डाला गया। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड के डालने के बाद सीधे फिर 50 ml पानी डालना है, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी डाइल्यूट करना है, उसे हल्का करना है सैंपल को, ठीक है। तनु और सांद्र होता है ना, तो तनु करना है, डाइल्यूट करना है। और फिर उसके बाद उसे रिएक्शन होने के लिए 5 मिनट के लिए टेस्ट और स्टैंडर्ड को रख देना है। रखने के बाद फिर उस नेस्लर सिलेंडर को 5 मिनट के बाद व्हाइट सरफेस के ऊपर रख के देखना है। क्यों देखना है, हमें ब्राउन कलर देखना है ना बच्चों, ब्राउन कलर आ रहा है कि नहीं, और किसका ब्राउन कलर ज्यादा और किसका कम आ रहा है। टेस्ट का कम आना चाहिए और स्टैंडर्ड का ज्यादा आना चाहिए, तभी आपका वो सैंपल पास हो पाएगा, ठीक। तो ये मेथड 2 हो गया बच्चों। मेथड 2 के बाद अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या आई। ऑब्जर्वेशन यही आएगी कि जो कलर प्रोड्यूस हुआ सैंपल में, कलर जो प्रोड्यूस हुआ किसमें, सैंपल में, वो कभी भी शुड नॉट बी ग्रेटर, वो कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड से। इफ कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यदि कलर प्रोड्यूस होता है सैंपल सोल्यूशन में हल्का स्टैंडर्ड की तुलना में, तभी सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट, तभी आपका वो सैंपल जिसका आप परीक्षण कर रहे हैं उस लिमिट टेस्ट को पास कर पाएगा, अन्यथा वो फेल हो जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरा मेथड, भाई तीसरे मेथड की क्या आवश्यकता पड़ गई। तीसरा मेथड उन लोगों के लिए है, यूज फॉर द सब्सटेंस विच गिव्स क्लियर कलरलेस सोल्यूशन, लेकिन एक शर्त रखी है, क्लियर कलरलेस सोल्यूशन तो ये मेथड फर्स्ट में भी था, लेकिन इन्होंने कहा ये क्लियर कलरलेस सोल्यूशन देगा तो, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। विच गिव्स क्लियर कलरलेस सोल्यूशन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो ऐसे एलिमेंट के लिए कि वो क्लियर कलरलेस सोल्यूशन एक स्थिति में दे सकते हैं जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घुले हुए हों, ठीक है। तो इनका कैसे करते हैं, इनमें भी टेस्ट और स्टैंडर्ड के 2 सिलेंडर लिए गए, नेस्लर सिलेंडर। तो टेस्ट में क्या किया, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज पर द मोनोग्राफ, कि जो आपकी किताबों में उससे हैवी मेटल की इम्प्योरिटी के लिए लिखा है उसके अनुसार वो आपने टेस्ट सोल्यूशन बना लिया, और जिसमें से 25 ml निकाला और उसे ट्रांसफर किया नेस्लर सिलेंडर में। और नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर करने के बाद क्या करें, वे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ वाटर, फिर उसमें से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेके 20 ml पानी में मिला के और उसमें 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, ठीक। इस तरह से टेस्ट बना। स्टैंडर्ड में सिंपली, क्योंकि स्टैंडर्ड का सब पता रहता है, तो स्टैंडर्ड जो है आपने लिया, जहां से जो भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना रखा होगा वहां से आप 2 ml उठा लिए, ठीक है, 2 ml उठा लिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप रहेगा, मेक अप द वॉल्यूम अप टू 50 ml, तो जो सैंपल टेस्ट का था उसमें 50 ml पानी डाल दिया। ये चीज स्टैंडर्ड में भी की गई बच्चों, कि एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, एंड मेक अप द वॉल्यूम 50 ml। यहाँ पे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले स्टेप में मिला दी गई थी, यहाँ पे दूसरे स्टेप में मिलाए हैं और पानी भी उसके साथ मिलाया है। फिर टेस्ट में 5 ड्रॉप आपको सोडियम सल्फाइड की डालनी है। सोडियम सल्फाइड की 5 ड्रॉप आपने टेस्ट में डाली, वैसे ही आपको स्टैंडर्ड में भी डालनी है। उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट देना है। 5 मिनट का रेस्ट काहे देना है बच्चों, कि रिएक्शन परफॉर्म हो सके, हाइड्रोजन सल्फाइड और मेटालिक इम्प्योरिटी आपस में रिएक्शन कर सके, ठीक है। और फिर उसे व्हाइट सरफेस पे रख के नेस्लर सिलेंडर को, चाहे वो टेस्ट का हो चाहे वो स्टैंडर्ड का हो, उसे क्या देखना है, व्यू करना है, उसे देखना है, ठीक है। देखने के बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आएगी। ऑब्जर्वेशन में वही बात कि कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, वो जो ब्राउन कलर
टेस्ट सैंपल में प्रोड्यूस होगा वो कभी भी स्टैंडर्ड से ज्यादा ना हो ब्राउन कलर। इफ कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूशन लेस देन स्टैंडर्ड, यदि सैंपल का सोल्यूशन का कलर लेस आए, किससे लेस आए, स्टैंडर्ड से, तभी आपका सैंपल लिमिट टेस्ट को पास कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका हैवी मेटल भी फिनिश हो गया। 3 तरह के मेथड थे। पहला मेथड था उन सैंपल के लिए जो क्लियर कलरलेस सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, आपके 3 मेथड थे ना इसमें। मेथड 1 था, मेथड 1, ठीक, मेथड 1 किसके लिए था, क्लियर कलरलेस के लिए, क्लियर कलरलेस के लिए था मेथड 1। मेथड 2 किसके लिए था बच्चों, मेथड 2 जो कलरलेस सोल्यूशन ना प्रोड्यूस कर सके, विच एलिमेंट दैट नॉट प्रोड्यूस क्लियर कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, टर्बिड सोल्यूशन के लिए एक तरह से यहाँ पे जान जाइए, मटमैले सोल्यूशंस के लिए यहाँ पे बात की जाएगी, टर्बिड सोल्यूशन के लिए। ठीक है, टर्बिड सोल्यूशंस के लिए। और मेथड 3 किसके लिए था, मेथड 3 था आपका क्लियर कलरलेस सोल्यूशन, लेकिन किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH में जब वो घुले हुए हों तब। तो आपके 3 मेथड थे। मेथड 1 था क्लियर कलरलेस के लिए, मेथड 2 था आपके इसको बड़ा गंदा कर दिया है मैंने, इसको जरा थोड़ा साफ कर दूं। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि ये क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेथड 2 किसके लिए था बच्चों, मेथड 2 था आपका उस टर्बिड सोल्यूशन के लिए। ठीक है, किसके लिए था ये, टर्बिड के लिए, टर्बिड के लिए आपका मेथड 2 था। ठीक है, और क्लियर कलरलेस के लिए जो है आपका मेथड 1 था। और क्लियर कलरलेस सोल्यूशन हो लेकिन किसमें, NaOH में, उसके लिए मेथड 3 था। तो ये सब आप पीछे आप स्लाइड में पढ़ चुके हैं। मैं पेन टैब के लिए अभी इतनी अच्छे से इसको हैंडल नहीं कर पा रही हूं, बट आपको स्लाइड में सब कुछ दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। अब आए हम नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों, आयरन के लिमिट टेस्ट की बात करने जा रहे हैं अब हम। ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं, आयरन की। हमें ये देखना है कि ऐसे मतलब कोई भी सैंपल, कोई भी दवा जिसका हम परीक्षण करने जा रहे हैं, कोई भी दवा मार्केट में आने से पहले उसके बहुत सारे परीक्षण होते हैं कि वो मनुष्यों के लिए कहीं घातक तो नहीं है। तो हमें आयरन की मात्रा देखनी है, आयरन की मात्रा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की अधिकता हुई तो कैंसर और बहुत सारे क्या कहते हैं स्किन रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड इश्यू आते हैं, ऑर्गन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हार्मफुल डिजीजेस क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए करते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है, सबसे पहले इसके प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे कि आयरन लिमिट टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन। यहाँ पे आयरन की रिएक्शन होती है, किसके अंदर होती है, अमोनिकल सोल्यूशन के अंदर होती है। किससे होती है, विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। आयरन की रिएक्शन थायोग्लाइकोलिक से हुई, किसकी प्रेजेंस में, अमोनिकल सोल्यूशन की प्रेजेंस में। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या प्रेजेंस होगा, सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, जिससे कि क्या बनेगा, जब आयरन और थायोग्लाइकोलिक आपस में रिएक्शन करेंगे, देखो ये आयरन है Fe2+ बच्चों, और ये थायोग्लाइकोलिक है CH2SH COH, ये थायोग्लाइकोलिक है। इन लोग का रिएक्शन होगा किसमें, अमोनिकल सोल्यूशन और सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो बनता क्या है बच्चों, आयरन थायोग्लाइकोलेट बनता है। क्या बनता है, आयरन थायोग्लाइकोलेट। फेरस थायोग्लाइकोलेट का मतलब वही, फेरस माने आयरन, आयरन थायोग्लाइकोलेट बनता है। और कौन सा कलर आता है, ये तो बड़ा लिमिट टेस्ट, बहुत रंगों का कलर है ना, रंगों का परीक्षण है। पेल पिंक आता है, कौन सा आता है, पेल पिंक। पेल पिंक का मतलब होता है हल्का, हल्का गुलाबी रंग आता है, और हल्के गुलाबी रंग से लेके वो डीप रेडिश पर्पल भी हो सकता है। ठीक है, गहरा लाल और क्या कहते हैं पर्पल कलर, बैंगनी। ठीक है, रेडिश पर्पल, गहरा रेडिश पर्पल कलर या हल्का पिंक कलर प्रोड्यूस होगा। कब प्रोड्यूस होगा, जब आपका आयरन थायोग्लाइकोलिक से रिएक्शन करेगा, तो आपका फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा, जिससे कि आपको पेल पिंक या डीप रेडिश पर्पल कलर प्राप्त होगा। तो ये आपके आयरन के लिमिट टेस्ट का सिद्धांत है बच्चों। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्योंकि हमें तो अब सैंपल का परीक्षण करना है।
सैंपल का परीक्षण वही सेम स्टेप, सारे लिमिट टेस्ट एक जैसे ही हैं, बस उनकी मात्राएं अलग अलग हैं, उनके एलिमेंट्स अलग है रिएक्शन के। तो यहाँ पे भी टेस्ट सैंपल लिया और स्टैंडर्ड सैंपल लिया। टेस्ट सैंपल में सैंपल को डिसॉल्व किया स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में, और उसमें से फिर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में टेस्ट सैंपल को घोल दिया और फिर वॉल्यूम मेकअप कर दिया 40 ml। कितना? टेस्ट सैंपल को 40 ml कर दिया, ठीक है, 40 ml रहना चाहिए। स्टैंडर्ड से 2 ml लिया और फिर उसको भी 40 ml तक वाटर मिला के मेंटेन कर दिया। और किस में ले रहे हैं बच्चों? ये याद रखना, नेस्लर सिलेंडर, ठीक है, नेस्लर सिलेंडर एक अपरेटस, एक बर्तन होता है भाई इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। हर लिमिट टेस्ट के लिए नेस्लर सिलेंडर लगता है, बस आर्सेनिक के लिए गुड जेट लगता है, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज करा दी। अब देखिए 40 ml का सैंपल बन गया है, स्टैंडर्ड भी और टेस्ट भी। अब नेक्स्ट स्टेप है 2 ml डालेंगे। क्या डालेंगे 2 ml? 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड, जो कि आयरन फ्री हो। आपने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि सिट्रिक एसिड रहेगा, अमोनिकल सोल्यूशन भी रहेगा, ठीक है। तो 2 ml सिट्रिक एसिड मिला दिया, टेस्ट में भी स्टैंडर्ड में भी। फिर 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड मिलाई, क्योंकि उसी से तो रिएक्शन करेगा आयरन, तो 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक टेस्ट में भी मिलाई, स्टैंडर्ड में भी मिलाई। एड अमोनिया टू मेक द सोल्यूशन एल्कलाइन, ठीक है, अमोनिया भी मिलेगा। ये भी आप प्रिंसिपल में पढ़े थे कि आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएक्शन करते हैं सिट्रिक एसिड और किसकी प्रेजेंस में बच्चों? अमोनिया की प्रेजेंस में। तो अमोनिया मिला दिया भाई सोल्यूशन को एल्कलाइन करने के लिए, और फिर वॉल्यूम मेकअप कर दिया 50 ml। जो पहले 40 ml था वो अब कितना हो गया बच्चों? वो 50 ml हो गया। और वही सेम स्टेप इसमें भी हुआ, स्टैंडर्ड में भी। इसमें भी अमोनिया मिलाया और 50 ml प्रोड्यूस कर दिया। फिर अगली चीज क्या कर रहे हैं? 50 ml, अब सब कुछ है, रिएक्शन होने के लिए सब कुछ उपस्थित है। आयरन भी उपस्थित है, थायोग्लाइकोलिक भी है, सिट्रिक एसिड भी है, अमोनिया भी है। तो अब क्या होना है? अब तो समय देना पड़ेगा कि रिएक्शन हो सके। 5 मिनट समय दे दिया गया दोनों को, टेस्ट को भी स्टैंडर्ड को भी, नेस्लर सिलेंडर के अंदर। तो जब रिएक्शन होगी तो कलर डेवलप होगा, कलर डेवलप मतलब कलर उत्पन्न होगा, कलर दिखाई देगा आपको, ठीक है। और उस कलर को आप वर्टिकली, दोनों नेस्लर सिलेंडर को आप वर्टिकली हाथ में ले लेंगे, वो सीधे खड़े हुए होंगे दोनों नेस्लर सिलेंडर आपके हाथों में। तो आप टेस्ट को और स्टैंडर्ड को दोनों की तुलना करेंगे कलर की, कि किसका हल्का कलर है और किसका गहरा है। तो टेस्ट का हमेशा कैसा आना चाहिए बच्चों? हल्का आना चाहिए, ठीक है, मतलब लाइट कलर आना चाहिए टेस्ट का। किसकी तुलना में? स्टैंडर्ड की तुलना में। स्टैंडर्ड का हमेशा कैसा कलर आना चाहिए? डार्क कलर, ठीक है, डार्क गहरा कलर आना चाहिए, ठीक। अब ये आपकी स्लाइड हो गई बच्चों आयरन के लिए। फिर आते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम? ये यहाँ पे एक नोट पॉइंट है बच्चों, मतलब ये आप लिखना चाहें एग्जाम में तो लिखें, और नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अर्लियर अमोनियम थायोसाइनेट, जो अभी आपने रिएक्शन में क्या पढ़ा कि आयरन की किससे हो रही थी? थायोग्लाइकोलेट से रिएक्शन हो रही थी। इन शुरुआती समय में क्या था कि अर्लियर क्या हो रहा था? अमोनियम थायोसाइनेट से रिएक्शन होती थी, किसकी? आयरन की, ठीक है। लेकिन सिंस थायोग्लाइकोलिक एसिड इज मोर सेंसिटिव रिएजेंट देन इट इज रिप्लेस अमोनियम थायोसाइनेट। शुरुआती समय में अमोनियम थायोसाइनेट आयरन के लिमिट टेस्ट में प्रयुक्त होता था, यूज किया जाता था। लेकिन अभी कौन प्रयुक्त किया जाता है? अभी थायोग्लाइकोलिक। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत तेजी से रिएक्शन परफॉर्म करता है आयरन के साथ, इसलिए थायोसाइनेट की जगह थायोग्लाइकोलिक एसिड को यूज किया जाने लगा आयरन के लिमिट टेस्ट में। तो ये तो आपका एक नोट पॉइंट था। अब ऑब्जर्वेशन में देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन था आपको नेस्लर सिलेंडर जो वर्टिकली आपने टेस्ट स्टैंडर्ड का देखा तो क्या दिखा? पर्पल कलर प्रोड्यूस हुआ था सैंपल सोल्यूशन में, जो कि शुड नॉट बी ग्रेटर, जो कि अधिक नहीं होना चाहिए, किससे? स्टैंडर्ड से। इफ पर्पल कलर प्रोड्यूस इन अ सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, द सैंपल विल पास। यदि पर्पल कलर जो सैंपल सोल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ है वो कम है, हल्का है स्टैंडर्ड से, तभी आपका सैंपल क्या कर पाएगा? लिमिट टेस्ट को पास कर पाएगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, सैंपल का कलर ज्यादा गहरा आ गया स्टैंडर्ड से तो आपका टेस्ट फेल। अब रीजन बता रहे हैं कि हर चीज इसमें काहे मिलाई गई। सिट्रिक एसिड क्यों मिलाया गया था?
सिट्रिक एसिड इसलिए मिलाया गया कि प्रिसिपिटेशन हो सके। किसका प्रिसिपिटेशन? आपका आयरन का अमोनिया के साथ, इसलिए मिलाया गया था। थायोग्लाइकोलिक क्यों मिलाया गया था? ऑक्सीडाइज करने के लिए, आयरन सेकंड को आयरन थर्ड में ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। और अमोनिया क्यों मिलाई गई? सोल्यूशन को एल्कलाइन करने के लिए। ये सब एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इसलिए इसको यहाँ पे बताया गया। वाइवा में भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो हमारा आखिरी लिमिट टेस्ट है, जहां तक नहीं सल्फेट है, इसके बाद भी हैं आपके क्लोराइड लिमिट टेस्ट है, ठीक है। तो सल्फेट लिमिट टेस्ट का देखिए सिद्धांत क्या है बच्चों। सल्फेट लिमिट टेस्ट आपका जो है, इसमें प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल सल्फेट, सॉल्युबल सल्फेट SO4 2-, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे हुई? बेरियम क्लोराइड से। किससे हुई बच्चों? बेरियम क्लोराइड से। सॉल्युबल सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से हुई। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, देखो इसकी प्रेजेंस में। और इससे क्या बना? बेरियम सल्फेट बना। देखिए बेरियम सल्फेट बना। जब सॉल्युबल, सॉल्युबल कौन है? सॉल्युबल सल्फेट, घुला हुआ, ठीक है। सॉल्युबल सल्फेट की रिएक्शन होती है, सॉल्युबल सल्फेट की रिएक्शन किससे हो रही है? बेरियम क्लोराइड से, HCl की प्रेजेंस में। तो BaSO4 बनता है और पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, थोड़ा सा ये क्लीन करते हैं बच्चों। फिर से इसको मैं रिवाइज करती हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर से मैं इस पॉइंट को दोबारा से दोहराती हूँ कि आपको याद हो जाए यहीं पे। ये सिर्फ मगअप करना है इसमें। मगअप मतलब उसे रटना है, एक तरह से दिमाग में रखना है। तो सल्फेट का लिमिट टेस्ट इस बात पर निर्भर करता है कि सल्फेट, ठीक है, ये सल्फेट जो है कि सॉल्युबल सल्फेट किससे रिएक्शन करे? सॉल्युबल सल्फेट रिएक्शन करे BaCl2 से, HCl की प्रेजेंस में, और क्या बनाए? BaSO4, बेरियम सल्फेट बनाए, ठीक है। और ये बेरियम सल्फेट किस रूप में दिखाई देगा? सॉलिड पार्टिकल या टर्बिडिटी के रूप में, धुंधलेपन के रूप में, ठीक है, दूधिया रंग के रूप में दिखाई देगा सोल्यूशन में। तो ये आपका प्रिंसिपल है, जो सिंपल एक रिएक्शन है, आप समझ जाएंगे। फिर बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सल्फेट की रिएक्शन के लिए भी वही होगा, 2 नेस्लर सिलेंडर चाहिए, ठीक है। नेस्लर सिलेंडर, वो क्या है आपका नेस्लर सिलेंडर? एक मिनट। नेस्लर सिलेंडर आपका वो पात्र है, वो अपरेटस है, जिसमें कि आपको सैंपल और स्टैंडर्ड सोल्यूशन को रखना है, ठीक। तो 2 नेस्लर सिलेंडर चाहिए। कितने? 2। एक टेस्ट के लिए चाहिए और एक स्टैंडर्ड के लिए चाहिए। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड को किसके? टेस्ट के। जैसे मान लो किसी दवा की आपको टेस्टिंग करनी है कि उसमें सल्फेट कितना है, तो उससे कुछ मात्रा ले ली गई, कुछ वेट का, ठीक है, और उसे वाटर में डिजोल्व कर दिया गया, सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, और फिर उस सोल्यूशन को नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया गया। स्टैंडर्ड तो वो होता है जिसका हमें सब कुछ पता हो, वेट सब, भले इसमें हमें पहले से पता है कि इसमें कितना सल्फेट मिला हुआ है, जबकि टेस्ट में हमें नहीं पता है पहले से कि कितना सल्फेट मिला है, लेकिन स्टैंडर्ड में हमें पता है। तो 1 ml लिया, किससे? किसका 1 ml लिया? 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट से 1 ml लिया, और फिर उसे नेस्लर सिलेंडर में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अगला स्टेप देखो। अब टेस्ट और स्टैंडर्ड सैंपल नेस्लर सिलेंडर में आ चुके हैं। अब उसमें 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, दोनों में, टेस्ट में भी स्टैंडर्ड में भी। फिर उसमें 45 ml पानी डाल रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं नेस्लर सिलेंडर में। फिर क्या कर रहे हैं? 5 ml बेरियम सल्फेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे बेरियम सल्फेट से रिएक्शन होनी है, ठीक है। फिर 5 ml बेरियम सल्फेट दोनों में मिला दिया गया। फिर 5 मिनट के लिए रिएक्शन होने के लिए उस नेस्लर सिलेंडर को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, और फिर टर्बिडिटी ऑब्जर्व करते हैं। अगर इसकी टर्बिडिटी लेस आई, ठीक है, टर्बिडिटी क्या आई? लेस आई, ठीक है, तभी जो है क्या कहते हैं, ये जो टेस्ट सैंपल क्या हो पाएगा बच्चों? टेस्ट सैंपल आपका जो है पास हो पाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। आपका टेस्ट सैंपल कब पास होगा? जब आपकी टर्बिडिटी जो है क्या कहते हैं, कम आएगी।
ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? देखिए बच्चों, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमने मेथड पढ़ लिया इसका कि कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे थे आपके, कि कलर कैसे आना था। देखना, नहीं रब कर दूं फिर से मैं जिसे वो दोहरा सकूं। ठीक है, हाँ देखिए बच्चों, तो हमने क्या देखा इसमें कि आपका सल्फेट लिमिट टेस्ट हो चुका था। सल्फेट के बाद सल्फेट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सॉल्युबल सल्फेट जो है आपका ये जो सॉल्युबल सल्फेट है, ठीक है, सॉल्युबल सल्फेट आपका किससे रिएक्शन करता है? सॉल्युबल सल्फेट रिएक्शन करता है आपके BaCl2 से HCl की प्रेजेंस में, और बनाता क्या है? BaSO4 बनाता है और KCl बनाता है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल सल्फेट with barium chloride in presence of dilute hydrochloric acid and form barium sulfate which appears as solid particle और turbidity, ठीक है, गंदगी के रूप में, धुंधलेपन के रूप में सोल्यूशन में ये बेरियम सल्फेट शो होता है, दिखाई देता है। टेस्ट इसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में आप पढ़ चुके थे कि कैसे कैसे करना था। ठीक है, ये मैं एक बार बता चुकी हूँ, सेम वही है मगर करना है आपको। अब ऑब्जर्वेशन क्या आती है बच्चों, बेरियम सल्फेट जो होता है आपका, बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्या होता है? जो कि ऐड हुआ था, आप स्टेप में देखिए, यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड हुआ, तो इसका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बता रहे हैं। ये नोट पॉइंट है आपका बच्चों, ठीक है, नोट पॉइंट आपका, ठीक है, नोट पॉइंट है ये, ठीक है, 1 नंबर में आ सकता है बाई चांस कि ये जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है ये क्या कंटेन करता है, ये कैसे बनता है? बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल और स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनता है, जिसकी आवश्यकता यहाँ आपको सैंपल में लगी थी। ठीक है, क्योंकि 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट डाला गया था टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी। तो ये कैसे बना इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। फिर अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा कि जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई टेस्ट सैंपल में वो कभी भी ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्टैंडर्ड से, वो कम होनी चाहिए। इफ टर्बिडिटी, वो गंदगी, वो धुंधलापन टेस्ट सैंपल का जो है लेस है, कम है, किससे कम है? स्टैंडर्ड से, तभी आपका सैंपल पास होगा लिमिट टेस्ट को सल्फेट के, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों रीजन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों मिलता है इसमें, ये इसलिए मिलता है कि सोल्यूशन को एसिडिक बना सके। पोटेशियम सल्फेट क्यों मिलता है? पोटेशियम सल्फेट इसलिए मिलता है कि रिएक्शन की सेंसिटिविटी, रिएक्शन तेजी से हो सके। ठीक है, और अल्कोहल क्यों मिलता है कि अल्कोहल से सुपर सैचुरेशन जो है वो प्रिवेंट हो सके, प्रिवेंट माने रुक सके। सुपर सैचुरेशन पता है क्या होता है? अघुलनशील स्थिति। ठीक है, जब सल्यूट सॉल्वेंट में घुल ना पाए, सल्यूट की मात्रा ज्यादा हो तो अघुलनशील स्थिति न बन पाए। ठीक है, इसलिए अल्कोहल मिलाया जाता है। फिर आया आपका क्लोराइड लिमिट टेस्ट, ये आपका आखिरी लिमिट टेस्ट है बच्चों। ठीक है, क्लोराइड लिमिट टेस्ट में देखिए इसका भी प्रिंसिपल क्या है। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड। देखिए NaCl क्या है? सॉल्युबल क्लोराइड है। किससे हुआ? सिल्वर नाइट्रेट से। AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। HNO3 क्या है आपका? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, और जिससे बना क्या? सिल्वर क्लोराइड बना बच्चों, AgCl बना, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और जो किस रूप में दिखा? ये सिल्वर क्लोराइड किस रूप में दिखा? ये ओपेल्सेंस, दूधिया रंग के रूप में दिखा। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल के रूप में, दूधिया रंग के रूप में सोल्यूशन में ये दिखाई दिया। तो मतलब घुलनशील आपका क्या है? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड किस बात पर निर्भर करता है कि रिएक्शन करवाओ। किसकी रिएक्शन कराओ? सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ। किससे करवाओ? AgNO3 से करवाओ। किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में करवाना है भाई? आपके नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। और क्या बनेगा आपका? AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और वो सिल्वर क्लोराइड किस रूप में दिखेगा? ओपेल्सेंस के रूप में दिखेगा, दूधिया। ओपेल्सेंस का मतलब होता है बच्चों, ओपेल्सेंस का मतलब होता है दूधिया कलर। ठीक है, दूधिया कलर। ठीक है, मिल्की
अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस, ठीक है, दूधिया कलर या मिल्की अपीयरेंस आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो मिल्की अपीयरेंस के रूप में आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद अब ये चीज हो गई है, मैं फिर से इसे रब कर रही हूँ, रब करने के बाद फिर से इसको दोहरा रही हूँ बच्चों, जिससे आप इसे समझ सकें, ठीक है। एक सेकेंड, मैं फिर से रिवाइज करना चाहती हूँ ना, तो देखिए फिर से कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, NaCl के बीच में, ठीक। NaCl की रिएक्शन किससे हो रही, AgNO3 से। NaCl कैसा है, NaCl कैसा है बच्चों, ये आपका सॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्युबल क्लोराइड, सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, सॉल्युबल। सॉल्युबल कब हुआ, जब Na से अटैच हुआ। तो सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराई, सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से कराई, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, AgCl। ये सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन में कैसे दिखा, सॉलिड पार्टिकल या ओपल्सेंस के रूप में। ओपल्सेंस क्या होता है बच्चों, मिल्की अपीयरेंस, दिखने में कोई कैसा लगे, मिल्की, दूध जैसा, दूधिया लगे, ठीक है, मिल्की अपीयरेंस आपका शो हो। तो ये आपका लिमिट टेस्ट है। आप देखो वही बात फिर से आ गई, टेस्ट और स्टैंडर्ड कंपाउंड। फिर से हम टेस्ट और स्टैंडर्ड का कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं टेस्ट और स्टैंडर्ड का बच्चों, आपको पता है नेस्लर सिलेंडर चाहिए हमको, ठीक है, नेस्लर सिलेंडर चाहिए। कितने चाहिए, संख्या में 2 नेस्लर सिलेंडर, एक इसके लिए और एक स्टैंडर्ड के लिए, एक टेस्ट सैंपल को रखने के लिए और एक स्टैंडर्ड सैंपल को रखने के लिए। तो आप देखो टेस्ट सैंपल में स्पेसिफिक वेट ले लिया, मतलब मान लो किसी दवा का आप परीक्षण कर रहे हैं, उसमें सल्फेट कितना है, सॉरी क्लोराइड कितना है, तो आपने क्या किया कि स्पेसिफिक वेट लिया कंपाउंड का, ठीक है, और उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, घोल दिया, और फिर उसे नेस्लर सिलेंडर में डाल दिया। यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड वो होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें सल्फेट कितनी मात्रा में उपस्थित हमें पता है। तो 0.00584% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन से सल्फेट के आपको क्या लेना है, सॉरी सल्फेट नहीं, क्लोराइड के आपको 1 ml लेना है, ठीक है, और नेस्लर सिलेंडर में डाल देना है। फिर उसके बाद उस नेस्लर सिलेंडर में आपको 1 ml नाइट्रिक एसिड डालना है, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड के नेस्लर सिलेंडर में भी। फिर 50 ml पानी डालना है, आपके टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी। क्यों डालना है, डाइल्यूट करने के लिए सैंपल को। फिर AgNO3 डालना है 1 ml, क्योंकि रिएक्शन होनी है भाई, ठीक है। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। उसके बाद 5 मिनट के लिए रिएक्शन होने के लिए उसे दोनों नेस्लर सिलेंडर को शांति से रख दिया गया। फिर रखने के बाद 5 मिनट के बाद आप क्या देखेंगे, ओपेल्सेंस देखेंगे, क्योंकि जो AgCl बना था, ठीक है, जो AgCl बना है वो किस रूप में दिखता है, ओपेल्सेंस या टर्बिडिटी के रूप में दिखता है। तो टेस्ट का ओपेल्सेंस सदैव कैसा आना चाहिए, लेस आना चाहिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड का कैसा आना चाहिए, हाई आना चाहिए, ठीक है। इसी स्थिति में जो आपका टेस्ट, जो भी आप सब्सटेंस का टेस्ट सैंपल कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, वो पास हो पाएगा, अन्यथा वो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। यदि टेस्ट का कलर, टेस्ट का ओपेल्सेंस, दूधियापन आपको स्टैंडर्ड की तुलना में ज्यादा दिख गया तो आपका टेस्ट सैंपल फेल हो जाएगा। टेस्ट सैंपल का ओपेल्सेंस हो, दूधियापन हो या कोई भी कलर हो, वो सदैव स्टैंडर्ड से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आप क्या देख रहे हैं बच्चों, कि द ओपेल्सेंस प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। वो जो मिल्की अपीयरेंस है, मिल्की अपीयरेंस, किसकी मिल्की अपीयरेंस, AgCl की बच्चों, ठीक है, वो कभी भी क्या कहते हैं, सैंपल की शुड नॉट बी ग्रेटर, कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्टैंडर्ड से। इफ ओपेल्सेंस प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड, ठीक है, अगर ओपेल्सेंस स्टैंडर्ड से कम होती है तभी आपका सैंपल, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है, नहीं तो वो पास नहीं कर पाएगा। रीजंस बता रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड क्यों मिलाते हैं भाई आयरन के लिमिट टेस्ट में, क्यों सॉरी आयरन के नहीं, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्यों मिलाते हैं, कि वो सोल्यूशन का मीडियम एसिडिक रह सके और हेल्प करे वो सिल्वर क्लोराइड को कि वो प्रेसिपिटेट बना सके, अपना दूधिया रंग बना सके,
इसलिए नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है कि सोल्यूशन एसिडिक रहे और सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन सके। ठीक है, तो जहां तक ये लिमिट टेस्ट की बात है बच्चों, मैंने सारे लिमिट टेस्ट आपको करा दिए, चाहे वो आर्सेनिक हो, ठीक है, और चाहे वो आपके क्या कहते हैं हैवी मेटल्स हो। हैवी मेटल के बाद आपका जो है क्या कहते हैं आता है हैवी मेटल के तीनों मेथड, उसके बाद मैंने आयरन का भी करा दिया बच्चों। आयरन के बाद आपका जो है सल्फेट का भी आपका लिमिट टेस्ट हो गया, और सल्फेट के बाद आपके क्लोराइड का भी लिमिट टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म हो गया। ठीक है, जो आपको दिखा दिया गया, समझा दिया गया। इसके प्रिपेयर्ड नोट्स आपको उदित फार्मेसी ऐप पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पे मिल जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। ये सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं जो कि आप आराम से लॉन्ग आंसर के रूप में लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट यदि आता है तो आप स्ट्रक्चर जरूर बनाएं, ठीक है, और बाकी कोई भी लिमिट टेस्ट आता है तो आपने प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।